करनाल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम। सीएम नायब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम में शिरकत। कहा वे सिर्फ योद्धा ही नहीं, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का प्रतीक। क्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। सीएम नायब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम में शिरकत। सैनी ने किया सभा को संबोधित। गांव फपड़ाना और जलमाना में रुका सीएम सैनी का काफिला। ग्रामीणों का हालचाल जाना। युवाओं ने ली सीएम के साथ सेल्फी। सीएम सैनी की सादगी से कायल हुए ग्रामीण। हिसार में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। क्लासमेट ने ही पेट में मारी छात्र के 2 गोली। आरोपी छात्र के खिलाफ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया और जिसमें सर्व समाज की भागीदारी रही। जिला करनाल के गांव सालवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के जीवंत प्रतीक हैं। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। मुझे देश, समाज और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा देने वाले मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आने का यहां सालवन में मुझे अवसर मिला है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मैं उस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। मुझे गर्व है कि आज की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप जी जैसे नायकों को अपना आदर्श मान रही है। हमें अपने बच्चों को इतिहास की तारीखें नहीं बल्कि इतिहास की चेतना और चेतावनी दोनों सिखाने की आवश्यकता है। उन्हें बताने की है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। महाराणा प्रताप जी की तरह कि हमें भी अपने मूल्यों, संस्कृति और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। हमें अपने संविधान की, जिसमें महान नायकों के विचारों को, मूल्यों को लिखा गया है, उसकी रक्षा हमने करनी है। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर हमारे विधायक महोदय जी ने मांग पत्र रखा है और हमारे समाज के प्रधान जी ने भी एक मांग पत्र मुझे दिया है और हमारे पंचायत की तरफ से भी मांग पत्र आया है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी मांगे मेरे को लिख करके दी गई हैं, इन सब मांगों को विभाग में भेज करके इनकी विजिबिलिटी चेक करा करके इनको करने का काम वो किया जाएगा। मुझे खुशी है आज जब मैं सालवन में आया हूं, सालवन में मेरे को कहा गया कि असंध में एक एचएसवीपी का सेक्टर काटा जाए। हमारे विधायक जी ने इसकी मांग की है। इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके वहां पर सेक्टर का निर्माण करवाया जाएगा। सालवन गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम मोहन सिंह मुंडाड़ जी के नाम से मैं करने की घोषणा करता हूं। गांव सालवन के बीच से निकल रही ड्रेन को जो हमारे विधायक जी ने बड़ी मांग रखी है कि उसको पक्का करने का काम किया जाए, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके
पक्का करवाने का काम ये हम करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने एक और कहा, असंध में महाराणा प्रताप धर्मशाला बनवाने के लिए मैं 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। यदि ग्राम पंचायत सालवण जमीन उपलब्ध कराती है तो एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने की भी मैं घोषणा करता हूं। असंध विधानसभा के लिए, क्योंकि आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के ऊपर हम एकत्र आए हैं, असंध विधानसभा क्षेत्र की 54 सड़कें जो 186 किलोमीटर बैठती हैं, उनके लिए 88 करोड़ रुपया स्पेशल रिपेयर के लिए मैं देता हूं। ये जुलाई तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे इसी असंध विधानसभा की 16 सड़कें जिनकी स्पेशल रिपेयर की बात कही गई है, जो 91.49 किलोमीटर की है, उनको भी जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा, उनकी भी स्पेशल रिपेयर की जाएगी। और 41 सड़कें और हैं जो 123 किलोमीटर की है, उन सब की रख रखाव के लिए, क्योंकि वो अभी एजेंसी के अधीन है, उसके तहत उनको ठीक करवाया जाएगा। करनाल से असंध जींद सड़क को 4 लेन करने, जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है, करनाल असंध रोड गांव जुंडला व जलमाना में बाईपास के कार्य को भारत सरकार को भेज करके इसको भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया और इस अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक, योजना और नवाचार से जोड़कर कृषि क्षेत्र में सुधार लाना है और इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी देना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व को समझाना, सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हर किसान को नीति का सहभागी और नवाचार का भागीदार बनाएंगे। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जो कि किसानों को ज्ञान, नवाचार और तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसमें हमारे अन्नदाता को एक प्रमुख स्तंभ माना है और एक विकसित, मजबूत और समृद्ध भारत तभी संभव होगा जब हमारा किसान जो है खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा। हाथों में हल, आंखों में सपना, सीने में गर्व अपार, खेतों की हर हरियाली में बसता उनका संसार। मुझे खुशी है कि मैं सभी किसानों की मेहनत, धैर्य और समर्पण से ही भारत के खाद्यान्न उत्पादन में ये भारत आत्मनिर्भर बना है। मुझे ये भी खुशी है कि कृषि हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे जीने की एक राह है। कृषि एक धर्म है, कृषि एक कर्तव्य है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने 8 मई 2025 को खरीफ अभियान में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन वो किया था। उसमें भारत के सभी कृषि मंत्री आमंत्रित किए थे, सभी अधिकारियों को उसके अंदर बुलाया गया था। मुझे खुशी है कि इस 1 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हरियाणा राज्य की तरफ से हमने
अपने माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को और कृषि विभाग के हमारे अधिकारियों को हमने उसके अंदर भेजा था, उन्होंने भाग लिया था। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में कृषि मंत्री भारत सरकार द्वारा एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिकों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की एक रूपरेखा तैयार की थी। मुझे खुशी है इस बात की। आज इस विकसित कृषि संकल्प अभियान को और सुदृढ़ और क्रियान्वयन करने हेतु इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, इस पवित्र स्थली से इस अभियान का आगाज हो रहा है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शुक्र एक मजबूत नींव अगर कोई है तो मेरे देश का किसान है। आज जिनके बीच में आज मैं उपस्थित हूं, मुझे गर्व है। विकसित कृषि संकल्प अभियान, उससे ठीक एक दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हर वर्ष फसलों पर एमएसपी बढ़ा करके देते हैं, कल उन्होंने एमएसपी बढ़ाया है। मैं देख रहा था वे लगातार एमएसपी किस गति से बढ़ा है। हम ये बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक एक विषय के बारे में किसान को किस तरीके से मजबूत और सशक्त किया गया, एक एक बात के बारे में बता सकते हैं। एक एक बात हमारे टिप्स के ऊपर है, क्योंकि हम अपनी आदरणीय मोदी जी उस कलम से लिख करके किसान तक लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम हरियाणा के अंदर बात करें, जो हमने किसान को भावांतर भरपाई दिया है। भावांतर भरपाई के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को लगभग, अगर उसकी फसल का कम मुआवजा उसको मिला है तो उसको भावांतर के रूप में 111 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज इस अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, नई योजनाओं और नए नवाचारों के साथ जोड़ना हमारी सरकार का ये उद्देश्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिले और उसको उपयोग कर सके, उपयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ा सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सादगी के कायल हुए ग्रामीण सालवन गांव से लौटते समय मुख्यमंत्री का काफिला अचानक से गांव फपड़ाना और जलमाना में रुका, जहां ग्रामीणों का हालचाल जाना और युवाओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली। शुक्रवार को रोहतक के पहरावर में मनाई जाएगी भगवान परशुराम जयंती। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा और ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शिरकत करेंगे और शिरकत करते वक्त जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी सभी वर्गों से अपील की है कि भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचें और कार्यक्रम में सामाजिक सद्भाव भाईचारे का जो है प्रतीक बनाएं। शुक्रवार रोहतक परावर गांव में एक भव्य और दिव्य आयोजन भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव, भगवान परशुराम जी की जयंती का अवसर, जिसमें मुख्य वक्ता हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और सभी समाजों के प्रमुख, सभी संत समाज जिसमें आ रहा है और सभी से निवेदन है कि सुबह 10 बजे सभी साथियों सहित
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पंचकुला में उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तय हुआ कि प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की लागत से दवाइयां और आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे और जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए के टेंडर्स को मंजूरी भी दे दी है। 10 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत वाली 19 एफेरेसिस मशीन खरीद के लिए टेंडर को मंजूरी दी गई है। ये मशीनें डेंगू के मरीजों के इलाज में प्लेटलेट अलग करने के लिए आवश्यक हैं। इसी तरह दूसरे साधनों के लिए भी खरीद को मंजूरी दी गई। उधर भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने शिरकत की और जहां पर उन्होंने आमजन की समस्याएं भी सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का सिलेबस लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उद्यमिता के सिलेबस के तहत जो 3 महीने की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग में मीटिंग का दौर चल रहा है और देश में सबसे पहले इसे लागू करने का कार्य हरियाणा राज्य करेगा। इसके लिए सिलेबस बनकर तैयार हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो हमारे टीचर्स ने मेहनत की है और ये कहते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में भी जब हमारे स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छे हो गया उसके बराबर उसके ऊपर, अगर मैं ये बात कहूँ साइंस विंग में हम 1.5% ज्यादा अच्छा रिजल्ट है हमारा प्राइवेट स्कूल से। इसलिए हम लोग जो प्राइवेट स्कूल की बात करते रहते हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। शिक्षा सबका अधिकार है, वो ले, वो कहीं भी ले, मगर सरकार ने भी एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। आप 8-10 हजार रुपये महीना कहीं देते हैं, आप फ्री में बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है। और ये जो वहम रहता था कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं है, अब वो भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, प्लस सीबीएसई से भी सिर्फ 5% से हमारा रिजल्ट है, सिर्फ 5%। उसको भी हम लोग कवर करेंगे और ज्यादा अच्छे हमारे स्कूल में एजुकेशन आए। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी में अपने आवास पर अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि अंबाला छावनी बीडी फ्लोर मिल क्षेत्र से आई बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके मकान का केस कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने उसके हक में निर्णय दिया था, मगर इसके बावजूद कुछ लोगों ने जबरन उसका सामान घर से बाहर फेंकते हुए उसे घर से निकाल दिया। मंत्री अनिल विज ने इस पर मौके पर मौजूद डीएसपी को महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उधर हरियाणा के हिसार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 7 रोड कैंट के पास में मस्तनाथ कॉलोनी में एक 10वीं कक्षा के छात्र दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी छात्रों ने रिवॉल्वर से दीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपी छात्र की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि मृतक छात्र अपने परिवार में इकलौता बेटा था और उसकी मौत से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएचओ सदर हिसार ने सूचना दी थी कि हनुमान नगर के पीछे रेलवे स्टेशन सातरोज पर झाड़ियों में एक मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। इलाका बावजूद रेलवे था, मौका पर डेड बॉडी नहीं थी क्योंकि वो पब्लिक ने उठा के उसको जिंदल हॉस्पिटल लेके थे। उसको मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, घटनास्थल का मुआयना किया। अभी तो यही बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे वहां मिलने के लिए आए थे और आरोपी ने अपनी दादा की बंदूक, उसका दादा फौजी है जो बैंक में नौकरी करता है, उसकी बंदूक घर से उठा लिया और दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने झगड़े में गोली मार दी। स्कूल की रंजिश थी 9th क्लास की पिछली साल की, वो भी सिर्फ डेस्क में आगे पीछे बैठने की रंजिश थी और कोई बड़ी रंजिश नहीं थी।
अभी तो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं हम, कागज पूरे हो चुके हैं, उसके वारिस हमारे पास हैं। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी की तलाश में हमारी 3-4 टीमें लिखड़ी हुई है। शाम तक हम पुंडरी के गांव मटरवा खेड़ी के 17 वर्षीय तन्वय की जो है नहर में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद गांव में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को तन्वय अपने 3 साथियों के साथ में, जिनकी उम्र 12 से 14 साल थी, उनके साथ गांव के साथ लगती नहर पार्क तर जो है घूम रहे थे, जबकि शेष तीनों साथी नहर के किनारे बैठ गए और तन्वय नहर में नहाने उतर गया। तभी नहर के गहरे गड्ढे में भरे ज्यादा पानी में तन्वय डूब गया। बच्चों ने घर जाकर बच्चे के डूबने की चर्चा तक नहीं की। सुबह जब ग्रामीणों ने बच्चों पर जब दबाव बनाया, उस समय बच्चों ने तन्वय के डूब जाने की बात बताई। एसपी सिद्धांत जैन का फतेहाबाद में तबादला होने के बाद नशा माफिया के खिलाफ जिला पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस द्वारा विशेष अभियान के दौरान नशा माफिया पर आपराधिक मामले दर्ज कर पुणे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आज रतिया में दोपहर के समय जो है एसपी सिद्धांत जैन ने भारी पुलिस बल के साथ में पैदल मार्च निकाला और सदर में सिटी थाने का निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि नशा बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वो लोग सिंदूर ऑपरेशन पर भी उंगली उठाने लग गए, वो अपने आप के भी हैं कि नहीं है। सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में सबका निर्णय था। कुछ लोग उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने कहा कि शिकायतें मिली थी कि इन सड़कों का इस्तेमाल जो है खनन सामग्री की अवैध आवाजाही के लिए किया जा रहा है और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और आसपास के आवासीय जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसकी जांच की जाए। 2 रास्ते जिनकी जो मान्य एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी पिटीशन दायर की गई थी, उन मामलों में हमने तहकीकात की, बाकी विषय उसमें चल रहे हैं। पर उसमें प्राइमा फेसी विजिट एडी साहब की कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया, उसके बाद सीईसी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। मैं खुद मौके पे गया, एसपी साहब ने भी उसका निरीक्षण किया। तो उसके बाद जो अलग अलग विभागों की उसमें सरपंच को हमने निलंबित किया और उनकी अभी एक नियमित जांच जो है वो एडीसी कर रहे हैं। और अब खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां पर गांव निमला के सरपंच की दुर्घटना में हुई मौत के कारण खाली पड़े पद के लिए उपचुनाव 15 जून को होगा। और इसके अलावा ग्राम पंचायत मिठनपुरा में 2 रत्ताखेड़ा और दया सिंह थेड़ और करीवाला पंचायत में पंच के एक रिक्त पदों के लिए भी उपचुनाव 15 जून को प्रस्तावित है। बुधवार को गांव निमला में सरपंच पद के प्रत्याशी के तौर पर 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत मिठनपुरा में पंचों के 2 रिक्त पदों के लिए एक नामांकन दाखिल किया गया है। 30 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जून तक नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद 15 जून को मतदान होना है। तो नीमला में सरपंच पद पर उपचुनाव होगा। 15 जून को सरपंच पद के लिए उपचुनाव होना है। सरपंच की मौत के बाद से जो है सीट खाली है, उसको लेकर निमला में सरपंच पद की बात करें तो उपचुनाव होगा और 15 जून को सरपंच पद के लिए उपचुनाव होना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।